ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। बिहार एसएससी सीजीएल 2022 का जो फॉर्म भरा रहा है, इसका एग्ज़ाम आने वाले दिनों में होगा। इसका ही दी प्लेटफॉर्म बुक का सेट नंबर हम 8 देखने वाले हैं, जो कि सामान्य अध्ययन जीके प्लस जीएस इसमें इंक्लूड है। टोटल इसमें 75 क्वेश्चन है। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। आइए बात करते हैं हम अनअकैडमी की। अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, जहां इंडिया के टॉप एजुकेटर टीच करते हैं। अनअकैडमी आप सभी के लिए लेके आया है एसएससी मेगा कॉम्बैट। जी हाँ, एसएससी मेगा कॉम्बैट जो कि बिल्कुल फ्री है, और साथ ही बहुत सारा इनाम आपको जीतने को मिलेगा, और साथ ही 1 करोड़ रुपये तक का स्कॉलरशिप मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे आपको लिंक कहाँ मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो जाइए इनरोल कीजिए और हमारा रेफरल कोड सारण 10 जो है जरूर इस्तेमाल कीजिए। अगर आप सीएचएसएल की तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। बिल्कुल ये टेस्ट होने वाला है सीएचएसएल एग्जाम बेस्ड। जिस तरीके से सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी बेस पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और साथ ही साथ इस टेस्ट के बाद आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलने वाला है। तो है ना गजब का ऑफर। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए आज ही अभी इनरोल कीजिए और हमारा रेफरल कोड सारण 10 यूज कीजिए। इसके साथ ही अगर आप रैंक 1 तक आते हैं तो आपको लैपटॉप मिलेगा एचपी का, साथ में अगर रैंक 2 आते हैं तो सैमसंग का मोबाइल मिलेगा, और बहुत सारे विनर को अमेजन का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। इसके साथ ही टॉप 3000 रैंकर को स्कॉलरशिप 1 करोड़ तक मिलेगा। 100 विनर को, 100 लकी विनर को सरप्राइज गिफ्ट और गैजेट भी मिलेगा। और साथ ही ये टेस्ट जो है बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, आप अपना तैयारी को जांच सकते हैं, आप अपना रैंक देख सकते हैं। तो देर किस बात की, जाइए इनरोल कीजिए। और ये लास्ट माइल प्रिपरेशन है सीएचएसएल के लिए। जाइए, सीएचएसएल एग्जाम बेस्ट पैटर्न होने वाला है, तो हमारा रेफरल कोड सारण 10 जो है आप जरूर लगाएं। सारण 10 जरूर लगाएं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बिल्कुल जिस तरीके से सीएचएसएल के एग्जाम में क्वेश्चन रहता है, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश और जनरल इंटेलिजेंस, ये सभी क्वेश्चन रहेगा। तो सोने पे सुहागा वाला ऑफर है, इसे आप बिल्कुल मिस ना करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, रेफरल कोड आपके सामने सारण 10 है, इस्तेमाल कीजिए और बहुत सारा इनाम जीतिए और अपने तैयारी को बूस्टअप दीजिए। लेट्स क्रैक इट। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध सीबीएस संकेताक्षर समूह में सी का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले जानिए सीबीएस क्या होता है। सीबीएस का मतलब होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। भारतीय बैंकिंग एक्ट 1949 ईस्वी में लाया गया था, जिसमें संशोधन किया गया। ठीक है, अगर हम बात करेंगे सी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमसे पूछा गया सी का मतलब, तो कोर यहाँ पे क्या हो जाएगा, C4 कोर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका सीबीएस का फुल फॉर्म एक बार फिर सुन लीजिए, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में जीएसटी की संस्तुति किसकी समिति द्वारा की गई थी। तो जीएसटी की अनुशंसा को लेके अनुशंसा केलकर समिति द्वारा किया गया था। किसका, केलकर समिति द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार के आय का मुख्य स्रोत निगम कर है। ठीक है, और जीएसटी का संसद में चर्चा अगर सर्वप्रथम की बात की जाए तो वित्त मंत्री ने 2006-2007 के बजट में किया था। और 151वां एक्ट जीएसटी से संबंधित होता है, जो कि 1 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू किया गया था। तो जीएसटी कब लागू किया गया था, तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है। तो क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ती है, तो गर्मी में क्षोभ मंडल की मोटाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल को 4 परतों में बांटा गया है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और बरहीम मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल जो है पृथ्वी की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, या उपरोक्त में से सभी। तो ये उपरोक्त में से सभी जो प्रक्रिया है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है।
तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग जो है ये गुप्त काल को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत में गुप्त काल को साहित्य और सांस्कृतिक दृष्टि से स्वर्ण काल माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए हैं। राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य जो है ये आपका VKRV राव ने यानी दूरगामी कार्य किए हैं। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता से पूर्व राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्रियों में बात की जाए तो VKRV राव भी थे और भारत के प्रथम अर्थशास्त्री आधुनिक भारत के दादा भाई नौरोजी जी थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एकाधिकार का अर्थ क्या होता है। एकाधिकार का अर्थ होता है कि एकल विक्रेता। एकाधिकार का अर्थ क्या होता है? एकल विक्रेता होता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात की जाए तो 180 डिग्री देशांतर जो होता है ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होता है। ठीक है, 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया था। ये कब निर्धारित किया गया था? 1884 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कोणार्क मंदिर के देवता कौन हैं। कोणार्क मंदिर के देवता जो है ये सूर्य देव हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 जो है, अनुच्छेद 40 राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 को गांधीवादी दर्शन माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आर्किपेलागो का आस क्या होता है? आर्किपेलागो का आस जो होता है ये द्वीप से होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। जब चारों ओर से जल से घिरा हुआ स्थल भाग को क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। द्वीप किसको कहते हैं? चारों ओर से जल से घिरा हुआ स्थल भाग जो होता है वही द्वीप होता है। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? मिट्टी और पत्थर के टुकड़े अगर पहाड़ी की तल की ओर गमन करता है इसे ही मृदा अपरदन कहलाता है। क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि किस भारतीय महिला उद्योगपति को रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो से सम्मानित किया गया है? ये किरण मजूमदार शॉ को किया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कालिदास किस शासक के समकालीन थे? तो कालिदास जो थे ये चंद्रगुप्त II के समकालीन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कालिदास चंद्रगुप्त II के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे और कालिदास संस्कृत के भारत के सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है? सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह की बात की जाए तो वो नेपच्यून है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कहाँ है? तो दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक की बात की जाए तो बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 185 BC में बृहद्रथ की हत्या सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया था। पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की थी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? इब्न बतूता मोरक्को से आया था। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी 1333 में ही बना दिया था और 1344 ईस्वी में इब्न बतूता को अपना दूत बनाकर मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन भेजा था। चलिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? तो मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो उत्तराखंड को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ खोला जाएगा? तो सबसे पहला ई कचरा इको पार्क जो है ये नई दिल्ली में खोला जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अमीर खुसरो एक क्या थे? तो अमीर खुसरो जो थे
एक कवि थे, इतिहासकार थे, संगीतज्ञ थे, यानी कि ये जो है तीनों थे। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, ठीक है, और उन्हें तूतीय हिंद का उपनाम दिया गया था। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद का उपनाम दिया गया था। और अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी को दरबारी कवि था। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? तो वहाँ से रिट जारी किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार का संरक्षक भारत में उच्चतम न्यायालय है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन संवैधानिक उपचार का वर्णन भी है। अनुच्छेद 32 में 5 रिट जारी करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को कितना है? अनुच्छेद 32 में 5 रिट जारी करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कहाँ के वृक्ष वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? तो ये जो है पर्णपाती वन के जो वृक्ष होते हैं ये अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर्णपाती वन को पतझड़ वन भी कहा जाता है। पर्णपाती वन को पतझड़ वन भी कहा जाता है और भारत में पर्णपाती वन अधिक पाई जाती है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है ये हम्पी में स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम्पी जो है ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है और हम्पी विजयनगर राज्य की राजधानी थी और विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर तथा बुक्का ने किया था। हम्पी निम्नलिखित में से किसके उत्तरी तट पर स्थित है? तो हम्पी जो है यह तुंगभद्रा, अभी हमने बोला है कि तुंगभद्रा जो है हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर है। तो यहाँ ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोलकुंडा के मुस्लिम राज का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ था? तो गोलकुंडा ये कहाँ है? तो गोलकुंडा का मुस्लिम राज का उदय जो है वारंगल के प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ था, यानी कि वारंगल। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि फारस से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? तो विजयनगर का शासक कौन था? तो ये देवराय द्वितीय था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेद शब्द का अर्थ कहाँ है? वेद शब्द का अर्थ का मतलब, वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सांभर लवन झील कहाँ स्थित है? तो सांभर लवन झील जो है ये राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सांभर झील भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में चलाई गई थी और 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत के बॉम्बे और थाने के बीच रेलगाड़ी 34 किलोमीटर तक चलाया गया था। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1853। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र का जो है ये भारतीय क्षेत्र में उद्गम नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिमानी से, जो समुद्र तल से 5150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो भी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो भी कहते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। और ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, जबकि भारत में वो 916 किलोमीटर बहती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वतंत्र भारत का महाराजपाल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के महाराजपाल की बात की जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये भारत का अंतिम वायसराय था और भारत विभाजन के समय और स्वतंत्रता के समय लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ताशकंद समझौते से संबंधित है? तो ताशकंद समझौते से कौन संबंधित है? तो लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौते से संबंधित हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और लाल बहादुर शास्त्री के समय 1965 ईस्वी में पाक भारत के बीच युद्ध हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम किन राज्यों का है? तो जनगणना 2011 का जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम पूछा जाए तो पहले बिहार, फिर बंगाल, फिर केरल
तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, 1106 वर्ग किलोमीटर कह सकते हैं। और भारत का जनसंख्या की बात की जाए तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। चलिए अगला प्रश्न है कि आमेर महल कहाँ पर स्थित है। तो आमेर महल जयपुर में स्थित है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये सवाई जयसिंह जयपुर के प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित स्थल नहीं है। बाघ संरक्षित स्थल नहीं ये पूछा गया है, तो सुल्तानपुर जो है ये बाघ संरक्षण स्थल नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य हरियाणा में स्थित है। अस्थियाँ किस में वातिल होती हैं, तो अस्थियाँ जो होती हैं ये पक्षियों में वातिल होती हैं, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। तो भारत पे हुनों का आक्रमण जो है ये स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया है। तो भारत में स्थापित किया गया है तो ये कौन सा है, तो ये आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, तो ऑप्शन डी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का निर्माण 1936 ईस्वी में हुआ था। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य के लिए धन संग्रह करना था। क्या करना था, धन संग्रह करना था, तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। महमूद गजनवी 1998 से लेकर 1030 ईस्वी के शासनकाल में भारत पर 17 आक्रमण किया है। निम्नलिखित में से तजिकिस्तान की राजधानी कौन सी है। तो तजिकिस्तान की राजधानी जो है ये दुशांबे है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये ताशकंद की बात की जाए तो ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है। कजाकिस्तान की राजधानी आपका नूर सुल्तान है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबत है। और यमन का साना है। और ओमान का कहाँ है, मस्कट है। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तराइन का जो युद्ध हुआ था द्वितीय, ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। और इस युद्ध की बात की जाए तो इस युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज को बंदी बना लिया था। और तराइन का प्रथम युद्ध की बात की जाए तो 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के ही बीच हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। कहवा बागान कहाँ लगाया था, तो चिकमंगलूर जनपद में, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये चिकमंगलूर जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। और भारत में सबसे अधिक कहवा कर्नाटक में ही उत्पादित होता है। निम्न में कौन यूनेस्को धरोहर स्थान है। यूनेस्को धरोहर स्थान कौन सा है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका यूनेस्को धरोहर स्थान है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। और निम्नलिखित में से लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी कि प्रथम स्पीकर कौन थे, ये भी एनटीपीसी में पूछा गया है। तो जीबी मावलंकर लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे, तो ऑप्शन ए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना को शुरू किया है, तो ये उड़ीसा ने, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार को किस नदी पर डगमरा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, तो ये आपका कोसी नदी पर, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस भारतीय बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए पहली वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू की है, तो ये किसने किया है, ये भारतीय स्टेट बैंक ने किया है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता है, तो डेविड कॉड, गुइडो इम्बेस, जोशुआ एग्निस्ट, तो ये सभी ने जीता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार ने किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है, तो ये अनंतपुर आंध्र प्रदेश में उसको चुना है, तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एनोमीटर से क्या मापा जाता है, तो एनीमोमीटर से हवा की गति को मापी जाती है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एरोमीटर के द्वारा वायु और गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात किया जाता है।
आँख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब समानुपाती होता है कि आँख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब का आकार जो होता है वस्तु के आकार का समानुपाती होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होना चाहिए? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये याद रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। और लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है। अनुदैर्ध्य तरंग संचरण में विरलन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व व दाब समान अवस्था की तुलना में कम होता है। तो क्या होता है? तुलना में कम होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अनुप्रस्थ तरंग यानी ट्रांसवर्स वेव में कणों के कंपन की गति तरंग के संचरण की गति के क्या होता है? लंबवत होता है। ध्वनि जो होता है निर्वात में गमन नहीं करता है। और चलिए, लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो लाल और हरा रंग मिलाने से पीला रंग बन जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध होते हैं। तो जर्मेनियम क्रिस्टल में सहसंयोजी आबंध होते हैं, सहसंयोजी आबंध होते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि एक गेंद को निर्वात में 49 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए उस गेंद द्वारा लिया गया समय क्या होगा? अब एक गेंद को यानी कि अगर यू देखा जाए 49 मीटर पर सेकंड से फेंकते हैं तो टी बराबर क्या हो जाएगा? u/g। अगर u 49 है, अगर टी को जी को अगर 9.8 मीटर मान लें, 9.8 मीटर मान लें, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9×45 8 5 सेकंड हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता क्या होती है? तो परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता क्या होती है? शून्य होती है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। और कैथोड किरणें क्या होती हैं? तो कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की धारा होती है, इलेक्ट्रॉनों की धारा। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मानव शरीर में कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं? तो मानव शरीर में ग्रसनी जो होता है, ग्रसनी में पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को क्या करते हैं? अतिक्रमण करते हैं। ग्रसनी यह नासा गुहा के ठीक पीछे स्थित होता है। लोहा लौह चुंबकीय होता है। तो लोहा लौह चुंबकीय होता है 770 डिग्री से कम ताप पर। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसमें एल्युमिनियम नहीं होता है? तो एल्युमिनियम किसमें नहीं होता है? तो फ्लू और स्पार जो होता है, फ्लू और स्पार में एल्युमिनियम नहीं होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है। तो कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग जो होता है ब्रिक के प्रतिस्थापन में किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि सूर्य उगते और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो सूर्य उगते और डूबते समय लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है, इस कारण लाल रंग जो है दिखाई देता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंगे एक स्थान से अन्य स्थान तक किसी राशि x का स्थानांतरण करती हैं, तो राशि x का मान क्या हो जाएगा? तो राशि x का मान क्या हो जाएगा? अगर यहाँ से वहाँ तक ले जाती हैं, कह सकते हैं ध्वनि तरंगे एक स्थान से अन्य स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण करती हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यकृत का वेट देखा जाए, तो वजन देखा जाए, तो 1.5 kg से लेके 2 किलो के बीच में होता है। यकृत प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है। अमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलता है? तो अमाशय में भोजन के पश्चात जठर रस मिलता है। क्या मिलता है? जठर रस मिलता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। और भोजन के अमाशय में पहुंचने पर पाइलोरी ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। मांस, अंडा, मछली का यकृत तथा दूध निम्न में से किसका स्रोत है? तो ये किसका स्रोत है? तो विटामिन डी का स्रोत है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। रक्त समूह थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यस। रक्त समूह ओ को सार्वत्रिक रक्तदाता कहा जाता है। इसमें निम्न में से कौन सा एंटीजन पाया जाता है? तो रक्त समूह ओ को सर्वाधिक रक्तदाता कहा जाता है। इसमें जो है कोई एंटीजन जो है नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ए रक्त में ए एंटीजन पाया जाता है, बी रक्त में बी एंटीजन पाया जाता है, ए बी रक्त में ए बी दोनों एंटीजन पाया जाता है, लेकिन ओ रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े को पूरा पिघल जाने पर गिलास का पानी का तल क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित रहेगा, कोई भी नहीं होगा। पानी में पूरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा अगर ये हो जाता है, पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल एकदम जैसा था वैसा ही रहेगा। जब बर्फ़ पानी में तैरते हैं तो उसका आयतन का 1/10 भाग जो होता है पानी के ऊपर रहता है। एक पिन को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है। यदि 4 सेकंड बाद वह धरातल पर पहुंचता है तो मीनार की लगभग ऊंचाई क्या होगी? अब देखिए, इसके लिए थोड़ा सा पूरा एरिया क्लियर करते हैं। 80 एक पिन को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है, यानी कि u क्या है? 0। समय कितना है? t बराबर 4 सेकेंड। h बराबर क्या होता है जी? ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब u 0 है तो ये हमारा 0 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या होगा? हाफ g का मान अगर हम 10 ले लें तो 10 ले लेते हैं। समय कितना दिया है? टाइम 4, तो इसे 4 गुना 4 लिख देते हैं। 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 8 दहा 80, यानी क्या हो जाएगा? 80 मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होता है? जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्रक कौन सा है? तो सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्रक जो है ये कवक है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि डीएनए का संरचना का मॉडल किसने दिया था? तो डीएनए का संरचना का मॉडल वाटसन और क्रिक ने तैयार किया था। वाटसन और क्रिक ने। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा होता है। विटामिन ई महत्वपूर्ण स्रोत है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत अंकुरित अनाजों में पाया जाता है। क्या? अंकुरित अनाजों में विटामिन ई महत्वपूर्ण स्रोत होता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है और विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति कम होती है। तो चलिए, अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।